संघर्षकालीन भारत के बारे में चर्चा कर रहे थे। अभी तक हमने भाग 7 तक राजस्थान के शासकों के बारे में चर्चा की। राजस्थान के कौन कौन से महत्वपूर्ण शासक हैं उनके बारे में हमने अच्छे से जानकारी प्राप्त की। और आज हम भाग 8 में मराठों के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। किस प्रकार मराठों का उद्भव होता है, किस प्रकार भारत में या अपन कह सकते हैं दक्षिण भारत में एक हिंदू राज्य की स्थापना होती है, तो उनके बारे में हम आज डिटेल से जानेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले जो भारत के दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र, भारत का कौन सा दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र, मतलब समझ गए होंगे। जैसे भारत का ये दक्षिणी और इधर वाला पश्चिम, मतलब इधर वाला ये क्षेत्र। तो भारत का दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित जो दक्कन का पठार है को संप्रति महाराष्ट्र, संप्रति का मतलब होता है वर्तमान समय में, संप्रति का मतलब क्या होता है वर्तमान समय में, पठारों को वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र के नाम से जाना जाता है। तो महाराष्ट्र के बारे में आप ऐसे जानते ही हो, पढ़ा हुआ होगा। तो जो अपने भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग में जो दक्कन के पठारों में स्थित भाग है उसको अपन क्या कहते हैं, आज वर्तमान में महाराष्ट्र के नाम से जाना जाता है। और महाराष्ट्र में आजकल अपन देख रहे हैं किस तरह से कोरोना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है। और जो दक्षिणी पश्चिमी जो भाग है वो क्षेत्र कैसा है, वो कैसा है, पठारी भाग है। हम जानते ही वैसे जो पूरा दक्षिण भारत है कैसा प्रदेश है, पठारी प्रदेश है। तो यहाँ जो पठारी प्रदेश ये भाग है तो यहाँ के निवासी कैसे होंगे, परिश्रमी और साहसी होंगे। भाई सीधी सी बात है, जीवन जितना कठिन होता है आदमी भी उसके अनुसार क्या बनता जाता है, कठिन बनता जाता है। जैसे आप देखो एक शहरों के आदमी की तुलना करो किसी गाँव के आदमी से, तो ज़्यादा मेहनत करने वाला कौन होगा, गाँव वाला होगा, शहर वाला कम मेहनत करने वाला है। तो उसी प्रकार शरीर भी किसका मजबूत ज़्यादा होगा, गांव वाले का, वो कितने भी टाइम तक काम कर सकता है, शहर वाला बहुत जल्दी थक जाएगा। तो यही तो होता है, जीवन जितना मुश्किल होगा शरीर उतना ही क्या होगा, मजबूत होगा। प्रवृत्ति कैसे होगी, साहसी प्रवृत्ति, क्योंकि ये कठिन जगहों पर निवास कर रहे हैं तो इनके निवासी परिश्रमी और साहसी। और दूसरे अलावा छोटे कद के होते हैं, ये गुरिल्ला युद्ध पद्धति में माहिर होते हैं। वैसे सिंपल सी बात कहूँ तो ये केवल गुरिल्ला युद्ध ही लड़ सकते थे या लड़ने की इनकी इच्छा होती थी। गुरिल्ला युद्ध का मतलब क्या होता है, सिंपल सा मतलब है छिप कर वार करना। इस पठारी प्रदेश क्षेत्र में खूब सारी झाड़ियाँ हैं, पहाड़ी है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, दुश्मन को घेर लेते हैं। और यहाँ सिंपल सी बात है, जो यहाँ रहने वाले हैं वही यहाँ के रास्तों को अच्छी तरह से जानते हैं, जबकि जो यहाँ के निवासी नहीं होते या जो यहाँ जो युद्ध करने इनके साथ आते हैं वो यहाँ से जगह से इतने परिचित होते नहीं है, तो वो यहाँ पे या तो खो जाते हैं यहाँ पे या फिर यहाँ पे मर जाते हैं। तो ये गुरिल्ला युद्ध पद्धति में माहिर थे। और इसी युद्ध को हमेशा ये जब भी युद्ध होता था तो कोशिश करते थे कि वो खुले मैदान में न लड़कर कहाँ लड़े, गुरिल्ला पद्धति से युद्ध लड़े, झाड़ियों में ही, पहाड़ों के बीच में। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा पानीपत का तृतीय युद्ध, हम आगे और पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, उसमें हम देखेंगे किस प्रकार वो समतल मैदान में आ जाते हैं, इसी कारण हार होती है मराठों की। तो जो भी है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखो तो गुरिल्ला युद्ध पद्धति में ये लोग माहिर थे। 16वीं शताब्दी के आसपास धार्मिक और सामाजिक सुधार होते हैं। देखो धार्मिक और सामाजिक सुधार क्या है, समय के साथ कुछ न कुछ सुधार होते हैं। समय के साथ कुछ कुरीतियाँ, कुछ बुराइयाँ जैसे ऊंच नीच या कुछ कई सारी बुराइयाँ समाज में आ जाती है, उनको दूर करना, ये क्या होता है, धर्म, धार्मिक और सामाजिक सुधार। इन सुधारों से हुआ क्या, लोगों के मन में एकता की भावना है कि कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सभी क्या है, एक ही है। तो एकता की भावना जागी। प्रमुख जो संत थे, तुकाराम है, वामन पंडित है, एकनाथ है, इनके नाम ऐसे याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो समझ गए होंगे, ये मैंने आपका बैकग्राउंड तैयार किया। इन क्षेत्र में कौन निवास करते थे, ये मराठे। अब जो संस्थापक है, जो इसकी मराठों को स्थापना करने का जो श्रेय है किसको जाता है, छत्रपति शिवाजी महाराज को जाता है। तो इनके बारे में अपन ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले इनका जन्म 20 अप्रैल 1627, छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 20 अप्रैल 1627 को शिवनेर दुर्ग में हुआ। महाराष्ट्र साइड में है आपके कौन सा दुर्ग, शिवनेर दुर्ग। तो समझ गए होंगे, इनका जन्म 20 अप्रैल 1627 को याद रखना है। इसके बाद इनके परिचय देख लेते हैं पिताजी के बारे में। पिताजी का नाम क्या है भाई, शाहजी भोसले। ये बीजापुर के एक सामंत थे। देखो मुझे बार बार समझाने की जरूरत नहीं है सामंत क्या होता है, सामंत समझाया हुआ है ना। तो इनके पिताजी शाहजी भोसले बीजापुर के क्या थे, सामंत थे। इनकी माता कौन थी भाई, जीजाबाई थी। और इनके दादाजी कौन थे, कोणदेव थे, जो कि इन प्रमुख रूप से इनको जो सैनिक शिक्षा है या सैन्य जितने भी शिक्षा है वो शिक्षा देने का श्रेय कोणदेव को जाता है। साहसी प्रवृत्ति भरने
मतलब इनके जो हृदय में साहसी प्रवृत्ति बढ़ने का भाव की, मतलब वो भी किसके साथ जाता है, कोणदेव के पास जाता है। जीजाबाई भी बहुत ही साहसी प्रवृत्ति की महिला थी। लेकिन होता क्या है, शाहजी भोसले एक अन्य महिला तुक्काबाई मोहते से विवाह कर लेते हैं। अन्य महिला से विवाह करेंगे तो क्या होगा भाई, जो पहले वाली महिला है वो तो साथ रह नहीं पाएगी, फिर वो जाएगी। तो जीजाबाई इन शाहजी से अलग रहती थी, लेकिन इनकी ये पहली पत्नी थी और इन्हीं का पुत्र था कौन, आपके शिवाजी महाराज। आगे देखते हैं इनके आध्यात्मिक गुरु। देखो आध्यात्मिक गुरु वही बात है जो आध्यात्म मतलब सिख अपन कह सकते हैं, भगवान हो या जो भी हो इनसे संबंधित, मतलब भक्ति से संबंधित है ना। रामदास जी महाराज इनके कौन से थे, आध्यात्मिक गुरु थे। किनके गुरु थे, शिवाजी महाराज के। इनका विवाह साईबाई निबालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। जब ये मात्र कितने साल के थे भाई, 13 साल के थे, तब इनका विवाह हो गया था। आगे चलते हैं अपन, आगे देखते हैं भाई शाहजी कौन है, देखो शाहजी भोसले। शाहजी शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान कर बीजापुर रियासत में नौकरी करने के लिए चले गए। मतलब समझना है ना, एक्चुअल में शाहजी को जाना था कहाँ पे, बीजापुर रियासत कहाँ पड़ती है, वर्तमान में देखें तो कर्नाटक में पड़ती है। कहाँ है, कर्नाटक में। तो यहाँ पे नौकरी करने के लिए जाना था किनको, शाहजी को। तो इन्होंने अपने बड़े बेटे को, क्या नाम इनका, शिवाजी को इन्होंने पूना की क्या दे दी, जागीर। मतलब आप पूना में आप जागीरदार हो, जब तक मैं वहाँ पर आपका काम मैं मतलब नौकरी करने जाता हूँ, ठीक है। तो आगे देखते हैं 1646 ईस्वी में शिवाजी ने बीजापुर रियासत के तोरण किले पर इन्होंने क्या कर लिया भाई, अधिकार कर लिया। ये इनकी कह सकते हैं मात्र कितने साल के, लगभग 19 साल के ये थे। 1646 ईस्वी में शिवाजी ने बीजापुर रियासत के तोरण किला, बीजापुर रियासत का जो तोरण किला था, कहते हैं यहाँ पे उनको खूब सारा धन भी मिला गड़ा हुआ। उसके बाद इन्होंने उसी धन का उपयोग करके अपनी बहुत बड़ी सेना भी तैयार की। बहुत ही महत्वपूर्ण ये किला था। इस किले पर अधिकार करना कह सकते हैं कि शिवाजी की एक प्रमुख और प्रथम विजय ये थी। तो तोरण किले पर अधिकार कर लिया शिवाजी ने। और इसके अलावा भी फिर याद करने की ज़रूरत नहीं है, लिख दिया बस आपको जानकारी के लिए। रायगढ़, चाकन, महाराष्ट्र के आसपास का क्षेत्र है, बारामती है, इंद्रपुर है, सिंहगढ़ है, पुरंदर का दुर्ग है महाराष्ट्र साइड। तो इनके ऊपर भी इन्होंने धीरे धीरे बाद में क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। 1647-46 मतलब 1-2 साल इन्होंने खूब अपनी साहसी प्रवृत्ति, अपनी वीरता क्या दिया, परिचय दिया। आगे देखते हैं अपन, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आपके लिए, 1 नंबर का क्वेश्चन। 1656 ईस्वी में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई, महाराष्ट्र में ही 1656 में रायगढ़ को अपनी क्या बनाई, राजधानी बनाई। तो इसी क्षेत्र को अपनी राजधानी भी बना दिया। इसके अलावा अब देखो ध्यान से, 1656 के आसपास देखें, इन क्षेत्रों में देखें तो खूब सारे क्षेत्रों में अब विजय करने लगे थे। बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों, और कह सकते हैं कि अधिकतर क्षेत्रों पर इन्होंने कब्जा किया था। तब जो बीजापुर का जो सुल्तान था वो इनकी प्रवृत्ति मतलब बढ़ती हुई सत्ता को देखते हुए मतलब बहुत दुखी हो रहा था। वो कह रहा था किस प्रकार से मैं इस शिवाजी के मतलब जिन क्षेत्रों को कैसे रोकूं, किस प्रकार शिवाजी को मैं अपने रास्ते से हटाऊं। तो इन्होंने क्या किया, बीजापुर के सुल्तान ने किसको भेजा भाई, अफजल खान को भेजा। किसके लिए, संधि वार्ता के लिए। तुम संधि वार्ता करके जाना और धोखे से क्या करना, शिवाजी को मार देना। लेकिन शिवाजी पहले से परिचित है, उनको पता था कि ये इसी प्रकार का व्यक्ति है। अपनी पूरी तैयारी के साथ गए और इन्होंने अफजल खान को वहाँ पे मार दिया। और फिर इनका कहते हैं कि सिर काट कर अपनी माता के पास भी लेके गए थे। तब माता जिनका अपनी दुश्मनी अब क्या हो गई, खत्म हो गई अफजल खान के साथ। तो जो भी है ये संधि करने आया था, इसको मार दिया। आगे चलते हैं। अब देखो इधर भारत में देखे तो मुगलों का कौन शासक था, औरंगजेब था। कौन था, औरंगजेब था। 1658 से 1707। औरंगजेब द्वारा शाइस्ता खां को दक्षिण का क्या बनाया गया भाई, राज्यपाल बनाया। देखो ध्यान से, औरंगजेब द्वारा शाइस्ता खां को दक्षिण का क्या बनाया, राज्यपाल। दक्षिण का राज्यपाल क्यों बनाया, सिंपल सी बात है, शिवाजी की बढ़ती सत्ता को देखते हुए इन्होंने फैसला लिया कि ये धीरे धीरे से बढ़ते तो फिर हमारा खुद का ही साम्राज्य लेके चले जाएंगे। तो इन्होंने कहा अब हमें दक्षिण पर ध्यान देना पड़ेगा। औरंगजेब ने शाइस्ता खां को दक्षिण का राज्यपाल नियुक्त किया। और नियुक्त करते ही इन्होंने शाइस्ता खां ने किसके ऊपर अधिकार कर लिया, पूना पर अधिकार कर लिया। पूना पर क्या कर लिया, अधिकार। शिवाजी ने वापस बदला लिया, रात्रि में आक्रमण किया। कब आक्रमण किया, रात्रि में आक्रमण किया, जहाँ पे शाइस्ता खां रुका हुआ था। कहते हैं कि शाइस्ता खां की 3 अंगुलियां कट गई, एक पुत्र की मृत्यु भी हो गई और शाइस्ता खां वहाँ से भाग गया। तो इस प्रकार शिवाजी ने अपनी वीरता का परिचय दिया। अब तो और ज़्यादा औरंगजेब को
दुखी हो रहे थे क्योंकि उन्होंने जिसको भेजा उसको भी मार दिया। अब 1664 में शिवाजी ने सूरत में क्या की भाई, लूटपाट। अंग्रेजों, सॉरी क्या नाम इनके, जो मुगलों के प्रमुख क्षेत्र थे, इनके ऊपर हमेशा वो क्या करते थे, लूटपाट किया करते थे, ताकि क्या कर सके, अपने क्षेत्र को बढ़ा सके और धन को हासिल कर सके, जिससे अपनी सेना में भी क्या कर सके, वृद्धि कर सके। तो शिवाजी ने सूरत में लूटपाट की। अब औरंगजेब द्वारा दमन करने के लिए मिर्जा राजा जय सिंह और दिलेर खान को भेजा गया। देखो, दमन करने के लिए किसको भेजा, मिर्जा राजा जय सिंह, जयपुर वाले सवाई जय सिंह नहीं है ना, वो अलग है। तो मिर्जा राजा जय सिंह को भेजा गया। अभी कौन जाते हैं भाई, मिर्जा राजा जय सिंह। 1665 में संधि होती है, पुरंदर की संधि। कौन सी संधि, भारी पड़े थे मिर्जा राजा जय सिंह, तो इनके बीच 1665 में कौन सी संधि हो गई, इन्होंने मना लिया शिवाजी को कि आप हमारे साथ क्या कर लीजिए, संधि कर लीजिए। तो शिवाजी विवश होकर ये माननी पड़ी। तो 1665 में पुरंदर की संधि, ये भी आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुरंदर की संधि किन किन के बीच होती है, मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य। ये आपको अच्छे से याद रखना है, कब होती है, 1665 संधि याद रखना, अच्छे से याद, इंपॉर्टेंट है। इस होता क्या संधि, जो शिवाजी के पास टोटल कितने दुर्ग थे, 35 में से 23 दुर्ग मुगलों को सौंप दिए। 35 में से 23 दुर्ग किनको सौंप दिए, मुगलों को। केवल अपने पास कितने रखे भाई, 12 दुर्ग केवल रहे थे शिवाजी के पास। इसके अलावा 23 दुर्ग मुगलों को सौंप दिए। आपसे पूछ सकते हैं ना, पुरंदर की संधि में कौन कौन सी प्रमुख शर्तें थी, तो आपको ये 2 नंबर में या 1 नंबर जो भी है तो याद रखनी। इसके अलावा संभाजी को हुआ क्या, 23 दुर्ग सौंप दिए। उसके बाद मिर्जा राजा जय सिंह ने कहा कि भाई शिवाजी आपको मुगल दरबार में चलना पड़ेगा। तो शिवाजी ने साफ मना कर दिया, मैं मुगल दरबार में नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा फिर तो मेरे बड़े बेटे संभाजी को मैं वहाँ भेज देता हूँ। तो संभाजी को मुगल दरबार में 5000 मनसबदार बना के भेजा। ये मनसबदार 5000 ये क्या है, ये देखो एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि इनकी इज्जत होती थी। जितने ज़्यादा मनसबदार उतनी ज़्यादा इज्जत। और मनसबदार जितना 5000 3000 4000 जितना होता था, उसके अनुसार उनके पास सेना होती थी। जैसे 5000 है तो 5000 घोड़े या जो भी है ना, हाथी वाती, जो एक बड़ी सेना होती थी। तो इन्होंने भाई 5000 मनसबदार बनाया, किसको, संभाजी को। और कहाँ चले गए, मुगल दरबार में। यहाँ तक ठीक है। अब देखो, और इन्होंने शिवाजी को कहा कि भाई आप भी आना। तो जय सिंह के विश्वास पर 1666 में शिवाजी कहाँ पहुँचे भाई, आगरा। शिवाजी कहाँ पहुँच गए, आगरा, मुगल दरबार। यहाँ पर इनका कहते हैं कि बहुत ही एक निम्न श्रेणी के कर्मचारी जैसा, मतलब एक तृतीय श्रेणी या निम्न श्रेणी जैसा भी को आप उसके जैसा व्यवहार किया, जो सफाई करने वाले होते हैं उनके साथ करते वैसा इनके साथ व्यवहार किया गया। तो यहाँ पे नाराज भी हुए। फिर औरंगजेब ने मई 1666 के आसपास इनको जयपुर भवन में क्या कर लिया भाई, कैद कर लिया। कैद कह सकते हो और नज़रबंद भी कह सकते हो। इनको नज़रबंद कर लिया भाई, आप यहीं रहना, आपको कैद कर लिया। 1666 को लगभग 5000 सैनिकों को बेवकूफ़ बनाकर ये यहाँ से क्या भाग निकले। ये और अपने पुत्र को भी इन्होंने साथ लिया और सुरक्षित अपने घर पे पहुँच गए। यहाँ तक ठीक है। अब औरंगजेब को और ज़्यादा टेंशन हो गई, ये तो मामला और ज़्यादा गड़बड़ हो गया। मुश्किल से तो बुलाया था, इतने मुश्किल से यहाँ पे रोका, नज़रबंद किया, इतना सब कुछ काम किया, फिर भी ये क्या यहाँ से भाग गए। ठीक है, अब देखो क्या होता है। अगले वर्ष औरंगजेब ने राजा की उपाधि और बरार की जागीर दी। अगले ही वर्ष औरंगजेब ने कहा कुल मिला के ये है कि हम शिवाजी के साथ अच्छे रिश्ते बना लेते हैं, फिर वो जो होगा जो देखा जाए। इन्होंने तो अगले वर्ष औरंगजेब ने शिवाजी को कौन सी उपाधि दी कि हम आपको कौन सी उपाधि देते हैं, राजा की उपाधि देते हैं और बरार की जागीर भी देते हैं। बरार वहीं आसपास का क्षेत्र, उसकी जागीर भी आपको देते हैं। मतलब जो भी टैक्स कलेक्शन है या जो भी काम है सारा आपको खुद को करना वहाँ पे। 2 वर्ष तक अब शांति रही। 2 वर्ष तक ना तो शिवाजी ने कुछ किया और ना मुगलों ने कुछ किया, तो 2 वर्ष तक पूरी शांति रही। 1670 के आसपास मुगलों को दिए गए किलों पर पुनः अधिकार कर लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। अब क्या हो गया देखो, शिवाजी ने जो मुगलों को 23 किले दिए थे, उन किलों को उन्होंने क्या कर लिया था, उन किलों को वापिस अपने साइड में ले लिया था। स्थानीय मुगल अधिकारियों से चौथ भी लिया। चौथ क्या होता था देखो, इनके समय में 2 कर होते थे प्रमुख, चौथ और सरदेशमुखी। कौन से होते थे, चौथ और सरदेशमुखी। चौथ होता था 1/4 जो आपके सुरक्षा के एवज में लिया जाता था, और एक होता था आपके सरदेशमुखी। सरदेशमुखी कौन सा होता था, सरदेशमुखी, ये होता था 1/10 या 10% आप कह सकते हो। इन्होंने 1670 में सूरत को दोबारा लूटा। तो कुल मिला के कह रहे हैं कि अपने पुराने रंग में ये वापस आ रहे हैं।
5 जून 1674 को शिवाजी ने रायगढ़ में, कहाँ पे, रायगढ़, वही महाराष्ट्र है ना, रायगढ़ में बनारस के विद्वान गंगा भट्ट को बुलाया और अपना क्या करवाया, राज्याभिषेक करवाया। और साथ में उपाधि ली, कौन सी, छत्रपति, छत्रपति शिवाजी महाराज। तभी इनको क्या कहते हैं अपन, छत्रपति नाम आगे लगाते। तो इन्होंने कब ली थी, 1674 में, और विधिवत अपना क्या कराया, राज्याभिषेक, एक स्वतंत्र शासक के रूप में। तो छत्रपति की पदवी ली। आगे के जो शासक है आगे अपने नाम के आगे क्या लगाएंगे, छत्रपति लगाएंगे। लेकिन हम देखेंगे अगले चैप्टर में धीरे धीरे शिवाजी के बाद संभाजी है और इनके और राजा राम है, जो भी है, इनके बाद क्या होता है, धीरे धीरे शासकों का महत्व कम होता है, जबकि इनका जो प्रमुख पद हो जाएगा वो आपके आगे चलकर पेशवा हो जाएगा। तो उसकी हम चर्चा अगले चैप्टर में करेंगे। तो 5 जून 1674 शिवाजी ने रायगढ़ में बनारस के विद्वान गंगा भट्ट को बुलाकर अपना राज्याभिषेक कराया और छत्रपति की क्या ली, उपाधि ली। इसके अलावा अप्रैल 1680 में शिवाजी की क्या हो जाती है भाई, मृत्यु हो जाती है। जो मराठा साम्राज्य था, बेलगांव से तुंगभद्रा नदी, याद आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। तो आपको बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें, और शिवाजी के बारे में अगर आपको 5-7 लाइनें लिखनी हो तो आप इनमें से अच्छे से जो आपको अच्छी लाइन लगे, छांट कर इंपॉर्टेंट लगे, वो आप आराम से लिख सकते हो। तो इन कह सकते हैं इनका एक बेलगांव से लेकर तुंगभद्रा नदी तक एक बहुत बड़ा क्षेत्र इनका विस्तृत हो गया था। फोटो में आपको अच्छे से एक मैप भी बता दूंगा, ताकि आपको पता चल जाएगा भाई इनका क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक था। और दक्षिणी भारत में स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना इन्होंने की थी। इसी के साथ अपने छत्रपति शिवाजी महाराज कंप्लीट हुए।